नमस्ते फ्रेंड्स, स्टूडेंट सभी को नमस्ते। जैसा कि मैंने बोला था कि रोज क्लासेस आएंगी, तो आज से स्टार्ट हो गया क्लास। आप समझ लो, मेरे ख्याल से आज 12 तारीख होगा और 2 या 3 बज रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग एक किनारे जगह पे चले जाओ और ईयरफोन लगा के बैठ जाओ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं एक बताना चाहूँगा कि अगर आप सीरियसली में पढ़ रहे हो, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखना है तो इसको देखो ध्यान से। 1 घंटा दो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि मेरा लेवल थोड़ा धीरे जा रहा है या फिर थोड़ी सी एनर्जी की कमी आपको लगेगी स्टार्टिंग में, बट एक जब 10-15 मिनट बढ़ता है ना तो एक रिदम बढ़ेगा और उस रिदम में आपको डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आपको एंजॉयमेंट होगी। तो आप शांति से पढ़ो चुपचाप। ये फर्स्ट लेक्चर है, साइंस का लेक्चर है। आपने थंबनेल वो देखा होगा जिस पे लिखा रहता है, तो वहां पे लिखा होगा जो भी है। फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। तो साइंस को पहले तो मैं सिलेबस को बाइफरकेट कर देता हूँ कि किस तरह से सिलेबस को पूछा जाएगा, सीबीएसई में क्या क्या आएंगे वो मैं बताता हूँ। सबको तो पता है, इतना तो निठल्ले होगी नहीं कि 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। और साइंस है तो डेफिनेटली हमारा साइंस में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक होगा हमारा फिजिक्स। मैं थोड़ा सा 5 मिनट का मैं एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज आएगा, वो कुछ नहीं। तो ये फिजिक्स रहेगा हमारा, उसके बाद केमिस्ट्री रहेंगी और उसके बाद हमारा बायो होगा। तो बायो में आपको मोस्टली पूछेगा क्या, बायो में मेरे ख्याल से चैप्टर कौन से चैप्टर आने वाले हैं। बायो में चैप्टर आएगा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आएगा। इसका भी मैं सोच रहा हूँ कुछ करने का उपाय। मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि बायो के लिए आप दूसरा देखना, बट उसके बारे में चल रहा है कि बायो क्या क्या करना है, उसको देखेंगे हम लोग। फिजिक्स में आपका चैप्टर 12 और 13 है। मुझे चैप्टर एक्चुअली में याद है नहीं, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं, क्या चीज पढ़ा हुआ है। मैंने जैसे बोला कि मेरा 12th में इंटरमीडिएट में पीसीएम था, तो उस हिसाब से मेरे को पता है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ। तो फिजिक्स में चैप्टर 12 और 13 आएंगे एंड केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 4 और 5 आएगा। तो ये हमारी एक क्या बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडी रहेगी हम लोग की करने की। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे भाई आज फिजिक्स से। फिजिक्स में स्टार्टिंग जो चैप्टर है वो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रिटी अगर कोई चैप्टर होगा तो वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। बहुत प्रिटी, एकदम मतलब मक्खन की तरह चलने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। लोगों को डर लगता है क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा कि एक सर्किट हो रहा है, बल्ब हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, 10 तरह के रजिस्टर्स आ गए सॉरी। और रजिस्टर्स में वहां पे फिर हमारा वोल्टेज जा रहा है, करंट जा रहा है, तो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं उसको हेक्टिक हो जाता है काम करना। बट लेकिन जैसे हम लोग अगर पढ़ेंगे एक इजी वे में, स्मूथ वे में, तो हमारा सब कुछ चलते जाएगा। तो ये एक नॉर्मल आपको पता चल गया कि भाई क्या है। और पता क्या चल गया, पहले भी आप लोगों को पता होगा, आपने पक्का कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस लिए होंगे। नहीं लिए तो यहाँ पे यार बिल्कुल ऑफलाइन वाला ही फील आएगा, बिल्कुल ऑफलाइन वाला। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो बड़े लोग देख रहे हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त देख रहे हैं या फिर जिनको मैंने शेयर किया है, एक्चुअली दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर योर यंगर वंस। तो प्लीज आप उनको इन्वाइट कीजिए कि भाई आप आओ यहाँ पे, एक ऑफलाइन का फील मिलेगा। 10-15 दिन की क्रैश कोर्स है एक तरह से, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, नो चार्जेस। और अभी तो आज डेमो मिल ही जाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आप सुनो और मजा करो। तो हमारा है क्या यार, नाम से तो पता चला होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स की ऑब्वियस सी बात है। तो लेट्स टॉक अबाउट दी इलेक्ट्रिसिटी। है क्या यार इलेक्ट्रिसिटी? बबुआ का खेल है। क्या है? बबुआ का खेल। तो इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ने से पहले आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत जगह सुनाई देता है यार चार्ज, और जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो चार्ज से थोड़ा कम डर लगता होगा, लेकिन जो पहली बार ये चीज देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत उनको लगेगा कि यार चार्ज है क्या, क्योंकि सुना हर जगह लेकिन दिखता नहीं है, और एक्चुअली में ये दिखता भी नहीं। ये है क्या यार? ये एलिमेंट्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक बहुत टफ वर्ड तो है नहीं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या, मैं एक आपको बात बताता हूँ। कोई आदमी है, दिल का बहुत अच्छा है और उदार है, तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर आप उदारता को देख पा रहे हो क्या कि ये उदार है, अच्छा हाँ इतनी हाइट है उदार की,
खाना खाता है उदार, ऐसा तो कुछ होता नहीं, दिखता है नहीं। वो इंसान के अंदर एक इनबिल्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो उसके अंदर का एक एब्स्ट्रैक्ट है, अंदर का चीज है, वो दिखता है नहीं। तो सेम मैनर में एलिमेंट्स का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना, उसी को चार्ज बोलते हैं। सिंपल सा, एलिमेंट्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज बोलते हैं। चार्ज होते कितने तरीके के हैं? 2, सबको पता है। कौन कौन से चार्जेस हैं भाई? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है भाई साहब हमारा नेगेटिव चार्ज। दो चीजों में इसको डिवाइड किया। मोस्टली बोला जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है बोर्ड मॉडल, आपने कभी ना कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, ये 8th में तो मेरे ख्याल से 9th 10th में पढ़ते हैं कि एक एटम होता है, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड होते हैं, उसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज जो है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक्चुअली में प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स बोल लो या फिर पॉजिट्रॉन बोल लो, जो भी बोला, प्रोटॉन्स भी बोल लो। और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एक्चुअली में न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एक डेफिनेट चार्ज होगा, प्रोटॉन होगा तो उसका एक डेफिनेट चार्ज होगा। तो पहले तो थोड़ी बहुत मैं नॉलेज आपको दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में, वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा उसमें आएगा मजा। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यार इसको मिटाने में। देन आई एम गोना चूज द ब्लू वन बिकॉज इट इज कन्वीनियंट टू इरेज इट। तो देखिए, पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? ये एक तरह के चार्ज हैं। कैसा चार्ज है? तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है भाई साहब? ये नेगेटिव चार्ज होता है। वो चार्ज कितना होगा भाई? 1.6, ये माइनस बच्चे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा, -19 ये क्या है भाई? ये एक्चुअली में कुछ है नहीं, 1/-10 टू द पावर 19, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए आपको एक्चुअली में उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। What we have to do if we want to eliminate the negative from power, then what we have to do? We have to take the reciprocal of that particular quantity and to put the power on those things, splitted by it. तो यहाँ पे 1-1.6 इंटू 10 टू द पावर ये फलाना फलाना कूलम्ब हो गया। तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा चार्ज है तो उसका एसआई यूनिट क्या हो गया भाई? कूलम्ब हो गया। एसआई यूनिट क्या हो गया भाई चार्ज का? कूलम्ब हो गया। अब कूलम्ब का स्पेलिंग मे बी रॉन्ग हो सकता है। आई एम नॉट दैट मच गुड इन माई डिक्शन, सो यू हैव टू करेक्ट इट बाई योर सेल्फ। तो भाई ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है चार्ज का। ये हम लोगों ने पता, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी मास भी होती है भाई, याद रखना। जितना भी चीज है दुनिया में, देखो दुनिया में दो चीज से बांटा गया है। एक बांटा गया मैटर, दूसरा बांटा गया एनर्जी। मैटर जिसके पास मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसको होल्ड कर सके, वो मैटर कहलाते हैं। और एनर्जी, जो कि एनर्जी का आपको पता होगा लॉ ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और दूसरा एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल। तो भाई कन्वर्ट तो हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज नॉट एनर्जी, दे आर मैटर। ये है क्या? मैटर। तो मैटर है तो डेफिनेटली इसके पास कुछ ना कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो जैसे चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी बात की हम लोगों ने कि 1.6 फलाना इसका चार्ज होगा। मास अगर बात करेंगे तो 9.1 इंटू में 10 टू द पावर -31 kg। अब आप देखो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। -31 कहने का मतलब कि मिलियन टाइम्स ऑफ मिलियन टाइम्स, उससे भी, अरे मिलियन टाइम्स से तो बहुत ही छोटा यार। बहुत, मिलियंस कितना होता है? 1/10 टू द पावर 6 होता है। अब ये सोच लो, इसको हम लोगों ने इसके ऊपर पावर कितना डाला है? 5, यानी कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है मास। एक्चुअली में देखो, एक होता है हमारा एलिमेंट को सब डिवाइड किया तो उसमें बना एटम, एटम्स को सब डिवाइड किया तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन्स आता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियस सी बात है बहुत ही छोटा क्वांटिटी होगा। तो ये मास यहाँ पे, तो ये सारा हम लोगों ने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा चार्ज के बारे में पढ़ा। तो धीरे धीरे एक फ्लो जा रहा है। तो अब एक पिक्चराइज हो रहा होगा आपके सामने कि अच्छा मेरे को पढ़ना क्या है। अब आपको पता चला कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है। एक्चुअली में पढ़ना ये है कि ये जो
किसी भी एलिमेंट्स होती हैं या किसी भी सब्सटेंस है, उसके अंदर में क्या काम चल रहा है, मतलब उसके इंट्रा में क्या काम चल रहा है, अंदर में क्या चल रहा है। क्वांटम एकदम हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल क्वांटम तो नहीं बोलोगे, क्वांटम तो बहुत ही बड़ा आ जाएगा, वो 10th में तो क्या ही पढ़ना है, 12th में पढ़ना रहता है, उसमें भी थोड़ा बहुत। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंट्रा हम लोग बात कर रहे हैं, सब्सटेंसेस के अंदर क्या चल रही है उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सब्सटेंस है, उसके अंदर जो छोटी प्रॉपर्टी है, वो छोटा जो सब्सटेंस के अंदर जो छोटा पार्ट है वो एक्चुअली में किस तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा, किस तरह की प्रॉपर्टी को शो करेगा, वो ही हम लोग को इस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ना है। तो एक आपको मैं क्या कह सकता हूं कि आपको एक रॉ में पता चल गया, कच्चा कच्चा पता चल गया कि भाई पढ़ना क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि पढ़ेंगे कैसे। पढ़ेंगे कैसे, पहले मैं बताता हूं चार्जेस की कहानी खत्म। चार्ज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अंदर की प्रॉपर्टी है, उसके पास ऑब्वियसली उसके पास पॉजिटिव भी चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। वो उसके डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक जो ऑर्बिटल से किस तरह से अरेंज है, कौन से एलिमेंट कहाँ, कौन सा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ने लूज किया, गेन किया। दिस ऑल आर द टर्म फॉर द केमिस्ट्री थिंग। वी डोंट हैव टू इंडल्ज ऑन दीज थिंग्स। What we have to do, we have to focus on the electricity term. इलेक्ट्रिसिटी में आएगा क्या, एग्जामिनर आपसे पूछेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, फर्स्ट पूछेगा आपसे डेफिनेशन, सम ऑफ द डेफिनेशन आपसे पूछेगा। दूसरा कोई चेंजेस कर देगा, जैसे कोई फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला में कुछ चेंज किया, लिटिल बिट ऑफ चेंज, उसमें ट्रांजिशन हुआ, तो उस ट्रांजिशन का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन समझ में आता है ना भाई, चेंज को ट्रांजिशन बोलते हैं। बिल्कुल मैं सरल भाषा में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और बिल्कुल हमने भी सरल भाषा में पढ़ा है, आपको भी पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेगा क्या, डेफिनेशन आपसे पूछेगा, फिर इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन पूछेगा कि क्या क्या बदलता है, और क्या पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है न्यूमेरिकल्स। और भाई साहब 10th के बच्चों को अगर कोई जान मारता है तो वो मारता है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कभी इन्होंने पढ़ा है नहीं। 9th में अब जिसने भाई मैकेनिक्स को रियलिटी में अगर किसी ने मैकेनिक्स को क्या कहते हैं उसको दिमाग से पढ़ा हुआ है अगर मैकेनिक्स को, तो उनको तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एक्चुअली में ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के, कौन 9th में पढ़ता है? बहुत कम लोग पढ़ते हैं यार 9th में, क्योंकि हम लोग एक एडोलसेंट के फेज में रहते हैं, तो वो पढ़ाई नहीं होती हमारी। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम करती है। और बिलीव मी, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ते हैं, जो चीज मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको रिवीजन करके, एक मैं बोल ही रहा हूँ, आप सीरियसली आके पढ़ो, हमेशा 1 घंटे पढ़ो। और मैं तो अभी सोच भी रहा हूँ कि टेलीग्राम पे कोई चैनल वगैरह बना दूं, ताकि वहां पे आप जाके मेरे से क्वेरी भी पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो पूछ सकते हो। और हैंड रिटन नोट्स का भी देख रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड इट टू यू। तो उसका देखते हैं क्या कहानी है। हाँ, तो होता क्या है न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम। तो ये तीनों हम लोग करेंगे। आप इसको एक्चुअली में लिखो, अभी आप अपने नोट्स में एक्चुअली में लिखो कि पूछने क्या क्या वाला है और हमें स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो ये मोटा मोटी मैंने इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, कहाँ पढ़ना है, क्या पूछेगा वो पता कर लिए, किस तरह से पूछेगा वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने नॉलेज लिया, और एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, किधर की कहानी किधर जा रही है, वो हम लोग यहाँ पे अब समझ गए। अब बकवास कम करते हैं और लेट्स जंप ऑन टू दी थिंग फॉर व्हाट वी आर हियर। जैसे आए भाई, अब स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, सबको पता है ये एनर्जी एक तरह की। मैंने बताया था ना कि दुनिया में 2 चीज होते हैं, या तो एक मैटर होगा या तो एक एनर्जी होगा। तो मैटर तो दिख जाता है, तो मैटर के कारण जो चीज प्रोड्यूस होता है वो मैटर क्या है यार, चार्जेस। तो जो मैटर के कारण जिस चीज का प्रोडक्शन होता है वो एनर्जी कहलाती है। और आप इसे वाइसे वर्सा ले सकते हो कि एनर्जी के कारण ही करेंट्स का जनरेशन होता है। ये कैसे होता है, ये थोड़ा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो आएगा। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई साहब किसके साथ, तो सॉरी, करंट के साथ।
नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा समझने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बार तो मैं तो करंट लिखने जाऊंगा नहीं, पोटेंशियल लिखने जाऊंगा नहीं, तो थोड़ा सा आपको वो ध्यान रखना कि किस चीज को मैंने क्या लिखा हुआ है। बाय द वे मैं बता दूं, आप लोग मेरे को उत्तम सर भी बोल सकते हो और अंकित सर भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल दो, प्यार से लेकिन बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट की मैं बात करता हूं तो करंट एक्चुअली में आई से डोनेट करते हैं। अब ये मत सोचना कि सर करंट है तो सी से डोनेट क्यों नहीं करते, पुरखे पुरानों ने आई लिखा है तो आई लिख रहे हैं हम लोग भी। अब मेरे को इसका एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, रीजन होगा ही जरूर, क्योंकि दुनिया लॉजिक पे है टिकी। तो करंट है, करंट है क्या एक्चुअली में, तो सबने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा आज फील करेंगे। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज को लिखते कैसे, क्यू से, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है। याद रखिए मैंने फ्लो ऑफ चार्ज बोला है, कहीं पे ये नहीं बोला है कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ध्यान देना क्या है फर्क, फ्लो में और वेलोसिटी में क्या फर्क है, मैं ये बताता हूं थोड़े से 2 मिनट में। एक्चुअली में बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लो क्या है, ये देखो, ये हमारा टंकी हुआ, और एक मैं आपको बात बताता हूँ, करंट को हमेशा ना पानी की तरह बिहेव करो। कैसे पानी बहता है, टंकी से पानी बह रहा है, बहुत इजी हो चुका है, ऐसे ऐसे समझ में आएगा। एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना 12th में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स को पैरेलल लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ये लोग शो करते हैं। तो आप वैसे ही समझो कि अगर एक टंकी हमारा एक पाइप है, वहां से पानी निकल रहा है, तो पानी की क्वांटिटी जो है ना, पानी की क्वांटिटी 1 सेकंड में कितनी निकल रही है, ये फ्लो कहलाता है। लेकिन ये जो पानी है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट टर्म इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, वेलोसिटी। 1 सेकंड में कितनी क्वांटिटी को फ्लो करवा दे रहा है, निकाल दे रहा है, दैट इज नोन एज फ्लो। तो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं क्या करता हूं, इस एक एग्जांपल आप देखो, मस्त एग्जांपल है और ये एक्चुअली में काम करने वाला है आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फालतू का कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, अभी यूज नहीं आएगा लेकिन बाद में आएगा। एक बात बताओ मेरे को, वेट वेट वेट, ये इतना बड़ा पाइप है, ठीक है, यहां से पानी निकला, बढ़िया पानी निकला, ये चार्जेस निकले, बोथ आर द सेम, और मैं बताऊंगा कैसे इसको डील करना है। तो ये पानी निकल रहा है या चार्जेस निकल रहे हैं हमारे, तो अब भी मान लो ये हमारा कुछ एरिया है, तो उसी एरिया के हिसाब से पानी निकल रहा होगा। मान के चलो 100 मिलीमीटर, 100 ml निकल रहा है पानी 1 सेकेंड में, तो इस छोटे से एरिया में 100 ml निकल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ बीच से, और काट के मैं बना देता हूँ ऐसा एक, ये क्रॉस सेक्शन सेम होगा, याद रखना क्रॉस सेक्शन समझ में आता है ना। क्रॉस सेक्शन क्या है, बेस का एरिया। क्रॉस सेक्शन क्या है, बेस का एरिया। जैसे ये देखो, ये हमारा पाइप, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो एरिया है इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि पानी निकलेगा तो इधर से तो निकलेगा नहीं, अगर पाइप से निकलना है तो निकलेगा कहां से, ये, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया। मैं क्या करता हूं, इस लाइन को काट देता हूं बीच से, तो काटा तो ऐसा कितना बन गया, 3 डंटी बना कि नहीं, 3 बना। तो अब 100 ml एक बार एक पाइप से निकलता था, अब ये पाइप 3 बन गए, तो अब कितना निकलेगा, 300 ml निकलेगा, 300 ml निकलेगा। या फिर आप बोल दो कि यहाँ पे 100 कूलम चार्ज निकलता था, तो अब कितना निकलेगा, 300 कूलम चार्ज निकलेगा। अब बताओ करंट किस में ज्यादा है, इस वाले फिगर में करंट ज्यादा है या फिर इस वाले फिगर में करंट ज्यादा है। ये 2 है भाई साहब, किस में करंट ज्यादा है, बोलिए मन में, हाँ बिल्कुल इस वाले में करंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें 300 कूलम चार्ज एक ही सेकंड में निकल जा रहा है। इसमें क्या था कि 1 सेकंड में 100 कूलम चार्ज निकल रहा था। तो एक्चुअली में अब समझ में आया ना कि क्वांटिटी है, करंट इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो करंट का आप एक मोटा मोटी क्या मेरे को डेफिनेशन मिला, मोटा मोटी करंट का डेफिनेशन क्या मिला भाई, इसको भी मिटा देता हूं मैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब इसमें बालक को Q है क्या,
Q चार्ज है और T है क्या, टाइम है, और ये है क्या, ये करंट है। देखने में बड़ा ही छोटा ये फॉर्मूला बोल सकते हैं, चाहे जो भी फॉर्मूला। तो पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप पूरा सुनोगे तो मैं लिख के देता हूँ, एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, एकदम लिख के बता रहा हूँ मैं, कोई फॉर्मूला नहीं रटना होगा, डेफिनेशन बस रटो, फॉर्मूला अपने आप बनेगा। जितने भी आप देखोगे ना जो ढंग से पढ़ते हैं वो एक्चुअली में डेफिनेशन याद करते हैं। फॉर्मूला तो क्या है कि तुम रटे, लेकिन जब उसको तुम न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट करने जाओगे ना तो वो नहीं होगा भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में एक्चुअली में फॉर्मूला पूछता नहीं, वो आपसे पूछता है कि भाई लड़के ने आखिर डेफिनेशन याद किया है या नहीं किया है। अच्छे सवाल बनाने जाओगे तो जैसे इस चांद का बनाओ, इसके जैन का किताब बनाओ, या फिर एनसीईआरटी तो नॉवल ही है भाई, वो तो बनाना ही है। तो करंट हो गया हमारा आई, क्यू हो गया चार्ज, और टी हो गया टाइम। तो हम लोगों ने कैसे ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इस पे एक बढ़िया तो नहीं पता कि करंट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। एक बार मैं इसकी यूनिट बता देता हूँ, और जो बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक क्या है यार, आई देखो खेलेगा तुम्हारे साथ न्यूमेरिकल्स में क्या, वो मैं बताता हूँ। आई है क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू हमेशा किस में मेजर करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कूलम, लेकिन आपको क्वेश्चन में कूलम नहीं देगा, आपसे बोलेगा माइक्रो कूलम, आपसे पूछेगा नैनो कूलम, आपसे पूछेगा मिली कूलम, ये थोड़ा बहुत, क्योंकि औकात तो उसकी उतनी है, उतना ही बार वो खेलेगा। टाइम आपको दे देगा आवर, लेकिन एक्चुअली में टाइम का है क्या ऐसा यूनिट एस। हमारा यूनिट का जो फंडा है, ये जो यूनिट का फंडा है वो है ये, अगर माइक्रो कूलम देगा तो उसको पहले कूलम में चेंज करेंगे, आवर देगा तो उसको पहले सेकंड में करेंगे। ये जो बन के आता है वो आता है हमारा एम्पियर, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ आई, एसआई ऑफ आई इज एम्पियर, है क्या यार, एम्पियर। और एक क्वांटिटी का छोचलापंथी चलता है तो मैं क्वांटिटी आपको बता देता हूं। ये इसकी क्वांटिटी स्केलर होती है, जिसको प्रॉब्लम लग रहा है स्केलर में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है यार कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखते हैं। तो आगे आपको पता चलेगा कि करंट भी एक्चुअली में डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो सवाल आ सकता है कि सर ये मैग्नीट्यूड भी देखता है, डायरेक्शन भी देखता है, तो इसको क्यों नहीं वेक्टर बोला। तो वो सवाल के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर सम वगैरह फॉलो करता है, तो वो जानना है नहीं, बस ये जानो कि क्वांटिटी स्केलर होती है इसकी, ऐसा यूनिट एम्पियर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन, ये जो फॉर्मूला है उसमें आखिर हम लोगों ने यूनिट किसको रखा है कि ये एम्पियर आया है। तो यूनिट ये रखा है कि चार्ज की यूनिट को कूलम रखा है और टाइम की यूनिट को सेकंड रखा हुआ है। क्लियर। अब चलिए इस पे मैं एक सवाल देता हूं, सवाल आप लोग देखो, दिख गया। ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अभी एनसीईआरटी, तो आप ये सवाल देख लो। तो सवाल में बोला कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ड्रॉन बाय यानी कि निकाला गया है, ठीक है। तो आई कितना निकाला गया भाई, 0.5 एम्पियर। यूनिट हमारा सही चल रहा है क्योंकि एम्पियर में हम लोग करते हैं, बहुत सही। इलेक्ट्रिक बल्ब से निकाला गया कितने मिनट तक, तो 10 मिनट तक, हाँ 10 मिनट तक निकला हुआ है। हमसे पूछ रहा है यार कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो क्यों हम लोग को ये बताना है, ये है ना बेसिक चीज। तो न्यूमेरिकल्स मैंने कैसे पढ़ा, मैंने न्यूमेरिकल्स को तोड़ तोड़ के पढ़ा, मैंने कभी एक फ्लो में नहीं गया है। मैंने 4-5 वर्ड पढ़ा है, 4-5 वर्ड को पहले उसकी जो स्टोरी है, जो क्वेश्चन आस्क करना चाह रहा है उसको पहले मैंने डिपिक्ट किया, डिपिक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने वहां पे इसको राइट डाउन किया। अब यहाँ पे खेल करेंगे। हमारा ये बोलता है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। और देखो न्यूमेरिकल्स में एक और चीज आपको ध्यान देना है, पहला आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या, कि अगर आपसे क्यू पूछ रहा है तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग क्यू को IT नहीं लिख सकते, क्या क्यू को हम लोग IT नहीं लिख सकते। अगर कोई सर्किट के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है T सेकेंड तक, तो वो क्यू चार्ज को फ्लो करवा देगा, समझ रहे हो, क्यू चार्ज को वो फ्लो करवा देगा। इस तरह से क्वेश्चन को खुद से पढ़ो। आप क्या करो ना, हमेशा फॉर्मूला लिखो और उससे देखो, बोल कहानी बना के देखो कि यार एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर क्यू फ्लो कर रहा है T सेकेंड तक तो I हो रहा है,
या ये भी बोल सकते हो कि अगर किसी वायर में आई करंट को डाल दिया, 30 सेकंड तक डाल दिया, तो वो क्यू चार्ज को क्या करवा देगा, फ्लो करवा देगा। क्या स्पीड होगी मेरे को नहीं मालूम, फ्लो करवाएगा जरूर। ये कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी था ना, तो आई तो हमारा 0.5 एम्पियर, बहुत बढ़िया। लेकिन टाइम देखो, टाइम 10 मिनट है, और हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा क्या हुआ है, मिनट नहीं सेकंड लेना है। तो हम लोग इसको पहले तो कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 10 इंटू में 60 सेकंड। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोगों का एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम आता होगा, डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि इतना पता नहीं रहता ना। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे मैंने जिनको पढ़ाया हुआ है, पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो वो लोग एक्चुअली में ये करते हैं 0.5 इंटू में 10 कर दिए, और ये हमारा 5 चार्ज आ गया, 5 कूलम चार्ज आ गया। बिल्कुल गलत है, आपको पहले उसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 600 के करीब सेकंड आएगा। आप कर लो, यहाँ से ये 0 गया, ये कट गया, 6 5 6 30 और 0 यहाँ पे आ गया, तो 300 कूलम के, ये दिख रहा है नीचे, ये तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये जो क्यू होगा देख लो भाई, ये 300 कूलम क्यू फ्लो करेगा। बहुत अभी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने। अब थोड़ा सा जंप करते हैं लेवल पे। सवाल देखो, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है एक टीवी सेट है, फिर द बीम ऑफ करेंट, करेंट का जो बीम है वो 10 मिली एम्पियर है, सॉरी 10 माइक्रो एम्पियर है। आई कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रो एम्पियर। ये इसको माइक्रो पढ़ते हैं, माइक्रो या फिर कुछ पढ़ते हैं, म्यू शायद पढ़ते हैं, जो भी है। इतना निकल रहा है, खेला यहाँ पे, खेला ना, बस ऐसे ही खेलेगा। तो अगर हमारा चार्ज जैसे टीवी निकाल रहा है, तो चार्जेस हमारे क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ये चार्ज हमारा अगर ऐसा फ्लो कर रहा है इधर, ठक 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 ठक, इसका मतलब पक्का यहाँ से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है। और इसी करंट की वैल्यू कितना दी हुई है, 10 दी हुई है, 10 माइक्रो एम्पियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक दी टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड, ईच सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे। चार्ज पूछा क्या, बिल्कुल नहीं पूछा। किसके बारे में पूछा, इलेक्ट्रॉन्स के। तो एक बात यार, इलेक्ट्रॉन्स है क्या, चार्ज ही तो है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो पहले हम लोग क्यों ना चार्ज निकाल ले और उसके बाद उसको डिवाइड दे दें, तो इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। थोड़ा टफ लगा, तो आप देखो ध्यान से। बोला कि एक टीवी सेट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्योंकि एक्चुअली में टीवी जो होता है ना, चलता जो स्क्रीन पे दिखता है, वो फ्लोरोसेंट ट्यूब पे चलता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो हम लोग को दिखता है स्क्रीन पे। यही होता है, कैथोड रे पढ़ोगे आगे जाके 11th या 12th में। तो जब रेज हमारे चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, खटाखट खटाखट खटाखट, तो जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इसका मतलब चार्ज चल रहा है, नेगेटिव चार्ज चल रहा है, तो वहां पे करंट आया होगा। कितने सेकंड तक, 30 सेकंड तक। तो सबकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ये 10 म्यू मिली एम्पियर तक चला। कितने तक चला भाई, तो 1 सेकंड तक। 1 सेकंड में 10 मिली एम्पियर चल रहा है। तो हम लोग को बोल रहा है ना भाई साहब, कितना इलेक्ट्रॉन्स वहां पे स्ट्राइक किया होगा। तो सिंपल सी बात है, क्यू को अभी मैंने क्या बोला, आई टी। आई है क्या, ये 10 मिली एम्पियर है। तो मैंने क्या बोला, पहले मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 म्यू का इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 6। तो 10 म्यू है तो 10 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6। तो हम लोग इसको करते हैं भाई साहब, इसको करो, 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, और 1 सेकेंड तक जा रहा है। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। आ गया। अब देखो बहुत बढ़िया, चार्जेस आ गए। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है भाई साहब माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन हम लोग को 10 टू द पावर माइनस 9 में बताना है, तो 1 कूलम का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19। इसको ऊपर मैं कर देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट पॉज इट। चाहे पॉज क्या करना है यार, अब इतना बात समझ में आया होगा, तो मैं बताता हूँ। तो देखो इतना कूलम हुआ, तो एक 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था 10, तो एक कूलम में हमारा कितना आएगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये 8वां क्लास का यूनिटरी मेथड में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 8वां क्लास का है, तो उसमें नहीं घबराना। तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा। हम लोग को कितना चार्ज निकला हुआ है भाई, 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम चार्ज निकला है।
तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना में 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा? ये 9 है बच्चे, ठीक है। ये देखो डिवाइड रहता है तो घटता है, ये तो बेसिक आपको पता ही है। तो ये कट के 10⁻14 आ गया, 10⁻14 आ गया हमारा, और ये 1.6 ऊपर गया। तो 1/16 गुना में 10⁻15 और 1/16 कर लो, कितना की इक्वल आता है? 16×7 6, तो लगभग 0.6 के इक्वल आएगा। ये 0.06 इंटू 10⁻15, अगर मैं कटाता हूं तो 6 इंटू में 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। समझ में आया? एनी डाउट? तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये बढ़िया सवाल था क्योंकि हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलेगा, क्या निकलेगा। ये बढ़िया सवाल। अब मैं टाइम देख लेता हूँ, 1 मिनट, 33 ही मिनट हुए हैं बढ़िया ना, तो ज्यादा टाइम तो नहीं गया। एक बढ़िया सवाल बनवा दी, थोड़ा सा रोक सकते हो तो रोक दो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो उसको खुद से बनाओ और कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको वो टाइप करके बताना, जो भी कमेंट करके। मैं सबके कमेंट देखता हूँ क्योंकि अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो इतना टाइम मिल जाता है कि देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, ये खत्म करने के बाद हमारा जो जंप करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। करंट का थोड़ा बहुत बेसिक आपको मिल गया होगा, किस तरह से सवाल आएगा। एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, 1 मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, 1 नैनो, ये तो आएगा नहीं बट जान लो 10⁻⁹। कन्वर्ट करने का ये होता है क्वांटिटी, आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एक बात बताओ, ये जो चार्ज है वो चार्ज मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है तो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, डेफिनेटली सी बात है। तो मन में एक सवाल आता है यार कि अगर मैं खड़ा हूं तो अपने आप तो गिरूंगा नहीं, कोई मेरे को फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा तभी मैं गिरूंगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स आता कहां से है? और हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे एक रियलिटी की एक बात बताता हूं मैं, प्रैक्टिकल बात है। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहेगा तो तुम कभी फोर्स नहीं लगा पाओगे। सोच लो, तुम एकदम बिल्कुल एनर्जी खत्म, कोई मर रहा है आदमी, उसको बोलो कि भाई तुम 10 किलो बोझ उठाओ, वो उठा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी है नहीं, वो बिल्कुल ही स्टेबल है, एनर्जी है नहीं, वो स्टेबल है, तो वो तो फोर्स लगा नहीं पाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन बोलो या चार्ज है, अगर ये मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन, एट द रैंडम डायरेक्शन, तो कोई ना कोई इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। फर्स्ट थिंग, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स कब लगता है? जब इसके पास एनर्जी हो, जो फोर्स लगाने वाला है उसके पास एनर्जी हो, तभी ना फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो आई का जन्म होगा। वो एनर्जी है क्या? सबने ये सबको पता होगा, चाहे मैं बता भी देता हूँ। वर्क है क्या? वर्क किसको कहते हैं भाई? तो अगर आप किसी भी बॉडी पर इफ तक फोर्स लगाते हो और उसको इस डिस्टेंस तक मूव करते हो, तो जो खर्च होती है या फिर जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर भी हो जाती है, अगर स्टोर होने वाली हुई तो स्टोर भी हो जाती है, उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। वर्क इज नथिंग जस्ट अ साइनोनिम फॉर एनर्जी। इफ यू वांट टू सॉल्व, क्या कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल अगर बनाना चाहते हो तो ये चीज आप सोच सकते हो। पूरा एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे कि वर्क और एनर्जी सेम है, बट एक लॉजिकल में बात बताता हूँ, वर्क एनर्जी सेम होती है। और मैंने जैसे बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना कभी बनेगा ना खत्म होगा, बदल जाएगा। तो अगर किसी चीज को मूव कर रहे हो, तो मूव किया यानी कि उसके ऊपर तुमने वर्क डन किया, यानी कि तुम्हारा एनर्जी क्या हो गया? खर्च हो गया। किसको? इसको मूव कराने में। मूव जब हुआ तो इस बॉडी ने कुछ वर्क कर लिया, तो देख रहे हो कन्वर्ट हो गया, मेरी एनर्जी इसके वर्क में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्टिबल है। तो चार्जेस के साथ भी कुछ ऐसा ही फंडा होता होगा, डेफिनेटली सी बात है। तो होता क्या है? तो एक मैं बताता हूँ, हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ था
या फिर नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ, दो टर्म से इसको आप समझ सकते हो क्योंकि वो समझना आसान होगा, इसलिए मैं उस लय में आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो लय क्या है यार, देखो एक होता है मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, सभी को पता होगा, एमपीई। क्या होता है मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी? देखो एक बात बता, जैसे मैंने बोला मूवमेंट करने के लिए फोर्स लगना जरूरी है और फोर्स लगने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर एक बिल्डिंग पे एक तुम बॉल रख देते हो, ये एग्जांपल सही है, ठीक है, एक बिल्डिंग पे अगर तुम बॉल रख देते हो तो जब तक ये बिल्डिंग इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहे हैं, इसको होल्ड किए हुए, तब तक तो ये बॉल गिरेगा नहीं। लेकिन मान लो किसी ने आया इस बिल्डिंग को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया यहाँ से, तो ये बताओ तो ये फोर्स के ऊपर, ये जो बॉल है इसके ऊपर तुरंत नीचे में फोर्स लगेगा और ये तुरंत गिर के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इस बॉल के अंदर एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। इस बॉल के अंदर एनर्जी थी तभी ये मूवमेंट करके नीचे आई है, इसके ऊपर फोर्स लगा है तो ये नीचे आया है। समझो मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी रहेगा तभी किसी को धक्का दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। यानी कि मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए ताकि मैं किसी पे फोर्स लगाऊं और ताकि मूवमेंट कर सकूं या करवा सकूं। डेफिनेटली अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, सबको पता है ना, अप थ्रस्ट लगता है, पैर क्या करता है, जमीन पे अप थ्रस्ट लगाता है और चलता है। तो हम लोगों ने फोर्स लगाया, एनर्जी थी, फोर्स लगाया और उसके बाद हम मूव किए। किसी को मूव कराना होगा तो सामने खड़ा है तो उसको धक्का दे दिया, तो मेरे पास एनर्जी थी, मैंने फोर्स लगाया उसके ऊपर और वो क्या हो गया, आगे की तरफ गिर गया, उसने मूवमेंट कर ली। फोर्स और एनर्जी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अगर कहीं पे फोर्स है तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी होगी, अगर कहीं पे एनर्जी है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, फोर्स होगा। अब देखो मैं चमकाता हूँ कैसे करंट फ्लो करता है या फिर क्यों चार्जेस फ्लो करते हैं। तो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी मैं बात कर रहा था ये बिल्डिंग की, तो ये बिल्डिंग में होल्ड किया हुआ था, बॉल यहाँ पे था। तो एक बात समझो, अगर ये छोटा सा बिल्डिंग होगा, यहाँ पे बॉल होगा, तो ये बिल्डिंग हटा दो, अब इतना हाइट पर था, ये कम हाइट है, तो यहाँ पे जब बिल्डिंग थी यहाँ से गिराओगे तो धीरे जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ऊपर करोगे तो अब गिराओगे तो धड़ाक से नीचे जाएगा ना, ये क्या होगा, धड़ाक से नीचे जाएगा, इसके ऊपर फोर्सेस आएंगी। यानी कि हाइट बढ़ रहा है, हाइट अगर बढ़ रहा है तो कुछ तो इसके अंदर हो रहा है जो ज्यादा या कम है। यहाँ पे ये ज्यादा है तब जल्दी से गिर रहा है, मतलब धीरे से गिर रहा है यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा है कि इस वाले में कुछ ज्यादा होगा और इस वाले में कम होगा, तो वही मेरे को डिफरेंस दिख रहा है। डेफिनेटली वही होती है मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू mgh, ये मास, इसके नीचे लगने वाला ग्रेविटी, और जितना हाइट ऊपर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जितना हाइट बढ़ाओगे उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगा। एक बात समझ में, दूसरी बात समझो, मान लो किसी चीज को तुमको उठा के ऊपर रखना है, तो तुम 2 फीट तक उठाओगे तो आसानी से उठा लोगे, लेकिन उठा के बोला जाए कि छज्जी पे रख दो, तो वहां पे तुमको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाइट बढ़ रहा है ना, तो हाइट बढ़ रहा है तो एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने समझा कि हाइट बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रहा है। ये मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी में। अब मैकेनिकल को थोड़ा सा उठाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, और ये चीज मैं बताऊंगा बहुत ही मस्ती से। ये वाली बात समझ में आई ना, ये वाली बात समझ में आई? यानी कि हाइट जैसे जैसे बढ़ रहा है, एनर्जी ज्यादा लग रहा है उसको अपलिफ्ट करने में, उठाने में। या फिर और दूसरे टर्म से इसको समझना है तो ये समझ लो कि अगर मेरे को बॉल ऊपर उठा रहे हैं तो इसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर होती जा रही है। रिपीट विद मी कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा हाइट है तो मेरे को कम एनर्जी लगाना पड़ रहा है, ज्यादा हाइट है तो ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है। बॉल है, उड़ाया, ये लो, उड़ गया, थोड़ा सा उड़ा, अब उड़ाना मेरे को तो पूरा उड़ाना पड़ेगा तेज। तो क्यों? हाइट बढ़ा रहे हैं तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है, वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी से। ये मजा आएगा जो मैं बोल रहा हूँ ना, बक रहा हूँ ना, ये न्यूमेरिकल्स में मजा आएगा, क्योंकि तगड़ी न्यूमेरिकल्स, एक वीडियो होगी न्यूमेरिकल्स की 10-15 वीडियो क्वेश्चंस उसमें करवाऊंगा, मजा आएगा। इधर भी चलते रहेंगे नॉर्मल न्यूमेरिकल्स। ये समझ में आया? हाइट बढ़ा रहा है तो बढ़ रहा है,
अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल में हाइट पे देखते थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता ये है कि अगर किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर, कहां से, इंफिनिटी से उठाकर एकदम दूर, देखो जब भी चलेगा तो ये हॉरिजॉन्टल चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैसे चलेगा ये हॉरिजॉन्टल चलेगा। तो इंफिनिटी से उठा के एक फिक्स्ड पॉइंट पर लेके आए। सपोज तुम यहां पे लेके आए, ये पोजीशन नंबर ए है, यहां पे तुम क्यू को लेके आए, तो यहां से यहां तक आने में, दो तरह से समझिएगा, यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन करना पड़ा, पहला चीज, इस चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर एक फिक्स्ड पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, या फिर बोल लो इंफिनिटी से उठा के यहां पर लाने में जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। गेट इट? फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, द एनर्जी स्टोर्ड। अब आप सुनो, समझोगे, ध्यान देना, बड़ा मस्त चीज मैंने बता दिया मजाक में, कि वर्क डन किया गया या फिर एनर्जी स्टोर हुआ। मैंने क्या बोला था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टिबल। तो वर्क डन किया, तो एक बंदे ने उठा के यहां से लाया, बंदे ने लेके आया, चाहे जो भी यूनिवर्स का जो भी फेनोमेना है, आई डोंट नो दैट मच अबाउट दैट थिंग, बट यहां से उठा के अगर यहां पर लेके आया गया है, कुछ डिस्टेंस लगा, जितना भी डिस्टेंस आई डोंट नॉट नो, बट यहां से जब यहां पे उठा के लाया गया तो उस बंदे ने वर्क डन किया, और वो वर्क डन करने से इस चार्ज के अंदर जो एनर्जी थी वो स्टोर हो गई। तो एनर्जी बर्बाद हुई कि नहीं? बिल्कुल बर्बाद नहीं हुई। क्या मैंने बोला, एक इन्फिनिटी से चार्ज उठा के यहाँ पे लेके आया, तो वो बंदा भारी लेके जा रहा है कि भैया ओहो, पीठ पे लादा, और उसके बाद चलने लगा। तो जब थोड़े दूर तक गया तो उसका एनर्जी कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जब लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मतलब उसका एनर्जी खर्च हो रहा है, मतलब वर्क डन कर रहा है वो। तो जो वर्क डन किया, वही वर्क डन या फिर वही एनर्जी कहां हो गया, इस चार्ज के अंदर स्टोर हो गया, इसका मतलब कि यहां पर कोई भी आए, अगर जिसका चार्ज है 2 कूलम वो है, जिसका चार्ज है 10 कूलम वो है, तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? अगर 10 कूलम उठा के लेके यहां पर आए तो कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी, 2 कूलम लेके आए तो एनर्जी स्टोर होगी, यानी कि कुछ भी अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो एनर्जी स्टोर हो रही है। दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश में लिख भी देता हूं, नोट्स का तो काम नहीं आएगा, लेकिन एक डेफिनेशन के तौर पे काम आ जाएगा। द एनर्जी स्टोर्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग moving a charge from infinity to a fixed point, बोल दो, हाँ फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पीई, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस थिंग। मैकेनिकल में क्या था, नीचे हाइट से ऊपर जैसे जैसे ऊपर उठा रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, बढ़ रहा था, क्यों? एच फैक्टर था। अब यहाँ पे इन्फिनिटी से उठाया, याद रखना है इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। क्या है 0? देखो हाइट अगर जैसे गेंद था, वो बिल्कुल हाइट पे नहीं था, तो mgh h0, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0। चार्ज यहाँ पर मौजूद था, इन्फिनिटी में कहीं दूर पे, इन्फिनिटी में मौजूद था, तो वहां पे कोई डिस्टेंस नहीं, तो भाई इनका क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ा इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती गई। तो यहां पर आएगा, तो अगर 10 जूल एनर्जी होगी
तो यहाँ पे आएगा तो 20 जूल एनर्जी, यहाँ पर आएगा तो 30 जूल एनर्जी। कुछ ना कुछ बढ़ेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी और स्टोर होते जा रही है। या फिर ये बोल लो कि उस बंदे को वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है, वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है, ये एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इतना बढ़िया। और तो फिर इसके बारे में कुछ जानकारी जो हम ग्रहण कर सकते हैं, वह जानकारी क्या ग्रहण कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। सबसे पहली बात, ये एक तरह का एनर्जी है। ऑब्वियस सी बात है, नाम में लिखा हुआ है एक तरह का एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल। और कोई जूल नाम का आदमी होगा, उसने दिया होगा, तो इसलिए इसका नाम जूल है, इसकी यूनिट जूल हो जाती है। एनर्जी बोलो या फिर वर्क डन बोलो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसमें इसका आएगा इस्तेमाल। ऐसा यूनिट वर्क डन, मतलब ऐसा यूनिट जूल हो गया, एनर्जी बोलो या फिर वर्क डन बोलो। क्लियर हो गया, पिक्चराइज हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। मैकेनिकल मैंने इसलिए बताया था ताकि एक मैं तुमको बता सकूं कि जो लॉ होता है ना, वो एक्चुअली में काम करता है हर जगह। अगर कोई लॉ है तो वो हर जगह काम करेगा, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो स्प्रिंग आता है, 11th वगैरह में पढ़ना पड़ता है, स्प्रिंग आता है। तो स्प्रिंग में भी जब जितना ज्यादा एलोंगेट करेगा, जितना ज्यादा दूर जाएगा, जितना ज्यादा दबेगा, उतना ज्यादा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। वो पढ़ोगे तो पता चलेगा, या फिर किसी ने पहले पढ़ा होगा तो उसे पता भी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कहानी खत्म। तो ये तो बड़ा आसान था समझना, सब कुछ समझ में आया। जिसको अगर ब्रेक लेना है तो वो ले सकते हैं, बट मैं तो बोलूंगा कि एक गो में पढ़ लो तो मजा है, क्योंकि ब्रेक के बाद कोई आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी आदत नहीं है कि थोड़ा सा ज़्यादा वो फैंसी कर सकूँ वीडियो को, तो आप एक गो में ही देखिए। इलेक्ट्रिसिटी खत्म, पोटेंशियल एनर्जी, बस यही थी। उसका सवाल 2 मिनट ठहरो आएगा। अब इसके बाद बात करते किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। नाम पढ़ो तो पोटेंशियल, देखने में कैसा लग रहा है। पोटेंशियल माने ताकत होता है ना, पोटेंशियल है मेरे पास ये करने का, ताकत। और रियलिटी में ये ताकत है। ताकत है क्या, तो देखो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज था, उसको टांग के भाई साहब मैंने यहाँ पे लेके आया, क्यों, ठीक है। तो जब इसको उठा के यहाँ पे पोजीशन पे लेके आया, फिर यहाँ पर बी पोजीशन पर लेके आया, कुछ पोजीशन पे बदला, तो ध्यान देना यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सपोज x जूल, यहाँ पे बढ़ा तो एक बढ़ा है x प्लस में n जूल, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो एनर्जी है ना, वो पोजीशन के हिसाब से फिक्स रहती है, एकदम रिमेम्बर। ये जो एनर्जी है वो पोजीशन के हिसाब से फिक्स रहती है। ए है तो यानी कि ए पे अगर कोई जाएगा ना, इतना एनर्जी लगाना पड़ेगा। समझना, एकदम बिल्कुल समझना, एकदम ध्यान से। एनर्जी जो है वो फिक्स है ना, क्योंकि यहां से यहां तक लाने में x जूल लगेगा, यहां से लेके यहां तक आने में x जूल लगेगा। लेकिन अगर चार्जेस बदल दो, अभी ये q चार्ज लेके आओ तो यहां पर लेके आओगे ना, तो कुछ अलग चीज खर्च होगा, कुछ अलग चीज खर्च होगा। याद रखना, एनर्जी तो इतना ही लगेगा, लेकिन q पे फैक्टर करने लगेगा। अगर q छोटा रखते हो, अगर q छोटा रखते हो तो तुमको ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा q रखते हो तो तुमको कम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। यही है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि चार्ज के बदलने के कारण जो एनर्जी में चेंजेस हो रही हैं, इस पर्टिकुलर चार्ज के बदलने के कारण जो एनर्जी में चेंजेस हो रही हैं, जितना ताकत मेरे को लगाना पड़ रहा है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रही है। फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप देखना चाहोगे तो देखो V इज इक्वल टू, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं बच्चे, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। मैं एनर्जी को W लिखता हूँ, बहुत सारे लोग एनर्जी को आई थिंक U लिखते हैं, आप U भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में आदत हो गई है W की। तो V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। देखो तो ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है वो सेम है, लेकिन इसको बदलते रहो। इसका एग्जांपल अगर बढ़िया लेना चाहोगे तो देखो, तुमको मान लो अपने घर से किसी किराने दुकान पे जाना है और मम्मी ने तुमको थैला दिया,
तो 1 किलो का थैला लोगे तो आराम से ऐसे ऐसे झुलाते हुए लेके जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन तुमको 15 किलो का थैला दे दिया गया, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस वही है, तुम्हारे अंदर एनर्जी भी उतना ही। 4 रोटी अभी भी खाए थे और 4 रोटी उस समय भी खाया था तुमने। तो 4 रोटी जब खाया, एनर्जी सेम, ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस भी सेम, बट 1 किलो थैला में तुमको कम पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, आराम से झूलते हुए जा रहे हो। लेकिन यही तुमको 10 किलो का थैला दे दिया गया, तो तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एनर्जी तो उतनी ही है लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि पोटेंशियल सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग वर्क डन, या फिर बोल लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहां पे W अपॉन में Q, एनर्जी है तो W माना और यहां पे Q। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यानी कि यहां पर यहां आएंगे, अगर Q को लेके यहां तक आया तो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल W बाई में Q, मतलब ये X बाई में Q, सॉरी ये X बाई में Q हो गया। ये हमारा पोटेंशियल हो गया इस फिक्स्ड पॉइंट का। ये VA था ना? हाँ VA, तो VA क्या हो गया? X अपॉन में Q, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, अगर B पे उसी चार्ज को B पर लेके जब हम लोग आए तो हमारा क्या हो गया? X प्लस में N अपॉन में Q, ये हमारा VB हो गया। लेट मी इरेज दिस थिंग। समझ में आया? यानी कि Q को जब X एनर्जी वाले के पास लेके आ गया तो हमारा पोटेंशियल क्या हो गया? X अपॉन में Q। इसी Q को जब हम लोगों ने B पोजीशन पे लेके आ गया तो X प्लस N अपॉन में Q, क्योंकि ये हमारा एनर्जी था। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं एक डिजिटली भी वर्ड ले सकता हूँ, डिजिटल वर्ड भी ले सकता हूँ डेफिनेटली। ये Q चार्ज हो गया, यहां से यहां तक आया तो यहाँ पे जनरली हमारा 100 जूल खर्च होता था। फिर ये पोजीशन ये है और यहाँ पर आया तो हम लोग का कितना खर्च होता था? जनरली 150 होता था जूल बी पे। लेकिन जो हमारा चार्ज है, ये चार्ज 10 कूलम का है, ध्यान देना 10 कूलम का है, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? VA का 10, क्या हो जाएगा? 10। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट में। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है। यही सब खेल काम करवाता है भाई, यही काम करवाता है। 10 वोल्ट हो गया। अब VB की बात करते हैं, ये वही 10 कूलम, तो ये हो गया हमारा 15 वोल्ट, ये VB हो गया। तो देखो तो डिफरेंस आ गया क्या? यहाँ पे 10 वोल्ट लगेगा, यहाँ पे 15 वोल्ट लगेगा। यानी कि 10 कूलम चार्ज ले जाने में, ध्यान दीजिएगा, 10 कूलम चार्ज ले जाने में, 10 कूलम चार्ज ले जाने में 100 जूल एनर्जी लग रहा है, और 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके अंदर स्टोर है, उसकी ताकत है। क्लियर हुआ? 10 कूलम अगर चार्ज होगा तो 100 जूल वाला वर्क डन करवाने में हमें कितना? 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगेगा। तो आप लगाना, पोटेंशियल लगाना या पोटेंशियल अपने अंदर क्रिएट करना, दोनों से ले सकते हो, क्योंकि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 10 वोल्ट आ गया, 15 वोल्ट आ गया, और इसको वोल्ट में हम लोग करते हैं। ये बदलेगा, चार्जेस बदलेगा तो वोल्टेज भी बदल जाएगा, चार्जेस बदलेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा, यहाँ का भी बदल जाएगा, यहाँ का भी बदल जाएगा। क्लियर? तो जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई आखिर चार्जेस का मूवमेंट कैसे होता है, तो मूवमेंट ऐसे ही होता है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे। तार हम लोग का ये हुआ, ठीक है, तार के अंदर चार्जेस हैं। अभी सब चार्जेस जो है ऐसे बैठे हुए, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो याद रखिएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री चार्जेस रहते हैं। तभी होगा मेटल्स में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी। तो अगर ये वायर है तो जैसे ही हम लोग इसको ना किसी भी पोटेंशियल के थ्रू डाल देते, जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू जोड़ देते हैं, ये बैटरी आप लोगों को पता होगा ऐसे बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर इस सर्किट का देखो, यहाँ पर कुछ है प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो इनके बीच में देखो, यहां पर मान लो अगर 5 वोल्ट का तुमने बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कुछ नहीं,
जीरो, यानी कि इन्फिनिटी है एक तरह से। तो क्या करने लगेगा, ये जो चार्जेस हैं वो एनर्जी का डिफरेंस आया, एनर्जी का डिफरेंस आया, और मैंने क्या बोला था, एनर्जी फोर्स लगाते हैं, एनर्जी क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये जो चार्जेस यहाँ पे मौजूद थे, इस पे ये पोटेंशियल के कारण फोर्स आया, और वो पोटेंशियल के कारण एनर्जी आया, और वो एनर्जी क्या इसके ऊपर फोर्स लगाने लगे, और फोर्स लगाने के कारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर मूवमेंट ऑफ चार्जेस या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। दिस इज हाउ करंट फ्लो। हम लोग पढ़ेंगे पीडी के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और रेजिस्टेंस का वहां पे एक आएगा, रेजिस्टेंस का थोड़ा सा पिक्चराइज करेंगे। फिर देखते हैं यार, अभी तो कुछ नहीं बता सकते, तो बस ओके यार। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, जो अभी बड़े लोग देख रहे हैं तो वो अपने छोटों को बोलो कि भाई जिनका 10th है एक्चुअली में, वो सीरियसली में जिन्हें पढ़ना है 10th, तो उनको बोलो कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो पढ़ें, लोगों तक बांटें, लोग सुने। देखो मेरा ये नहीं कि मेरे को ना 50,000 लोगों को दिखाना है, 10 लाख लोगों को दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर 100 लोग भी पढ़ते हैं सीरियसली से, 100 लोग या 50 लोग भी पढ़ते हैं, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव यार। आप देखो ऑफलाइन क्लासेस में कितने लोग पढ़ते हैं, 50 लोग। तो अगर 50 लोगों को पढ़ाते हो तो एक अच्छा फील आता है ना कि हाँ एक्चुअली में सीरियसली में कोई पढ़ रहा है। तो पढ़ेगा तो अच्छी बात है, वीडियोस देखी, इसी तरह से आएगा। थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है तो मेरे को हल्का फुल्का अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं किस तरह से अपने वीडियोस में टाइम को डिडक्ट कर पाऊँ, क्योंकि टाइम मैं देख रहा हूँ एक्चुअली में इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, और इतना टाइम होता है नहीं है। तो आप लोग देखो 58 मिनट्स में भी 1 घंटे का हो जाएगा, तो टाइम तो है, बट क्या कर सकते हैं, पढ़िए। फील वाला था, थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी। बट कल आप लोग बुक्स वगैरह लेके चलो, और जो मैंने पढ़ा एक बार रिवाइज करो, और थोड़ा सा एनसीईआरटी से देखो, बिकॉज एनसीईआरटी नोवेल है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं। तो जब जंग छिड़ी है तो सबको मिलकर लड़ना है, तो आप भी लड़िए, हम भी लड़ते हैं। तो नमस्ते, बस इतना ही था, बाय।